हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण को प्रदान करता है। और इस प्रकार से जो अनुच्छेद 22 है उसमें ये प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 22 में जो प्रक्रिया बताई गई है उसमें बताया गया है कि किसी से अगर उसके दैहिक स्वतंत्रता को छीना जाएगा तो किन किन बातों को ध्यान में रख करके उसके अधिकार को छीना जा सकता है। तो सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए कि अनुच्छेद 22 एक प्रक्रिया है जो कि अनुच्छेद 21 में दिए गए अधिकार को बताता है कि उसको किस प्रक्रिया से छीना जा सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर उसके दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना होगा तो उसके 3 आधार हैं। पहला तो ये है कि वो किसी मामले में दोषी हो और उसे न्यायालय द्वारा सजा दे दी गई हो। दूसरा कि वो किसी मामले में अभियुक्त हो और ये डर हो कि इसको न्यायालय और न्यायालय के कार्य और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए इसका निरुद्ध किया जाना आवश्यक है। तीसरा कि अगर ये प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति के बाहर रहने से किसी प्रकार का अराजकता या लोक शांति के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिससे लोकहित प्रभावित हो सकती है या फिर किसी प्रकार से वो विद्रोह का माहौल व्याप्त करा सकता है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को निरुद्ध किया जाएगा। तो आर्टिकल जो 21 है वो विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है और ये भारत के नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 22 में उन प्रक्रियाओं में और उन प्रक्रियाओं के साथ साथ उस निरुद्ध किए गए व्यक्ति के अधिकारों की भी बात की गई है कि उसके क्या क्या अधिकार होंगे। दूसरा, जब उसको निरुद्ध कर लिया जाएगा तो जो विधि बनाई जाएगी उसको निरुद्ध करने की, क्योंकि आर्टिकल 21 में ये भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से उसको वंचित किया जाएगा तो वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि जब अनुच्छेद 22 का पालन करके कोई विधि बनाई जाएगी, चाहे वो निवारक निरोध संबंधी विधि हो या फिर किसी को निरुद्ध करने के लिए जो विधियां हैं, उन विधियों को इस बात को ध्यान में रख कर के बनाया जाएगा कि वो किसी भी प्रकार से अनुच्छेद 13 का उल्लंघन ना करें। अब देखिए, आर्टिकल 3 हो गए। पहला, कैसे एक दूसरे से लिंक करते हैं ये, तो संविधान को पढ़ने के लिए इस प्रकार की विवेचना का होना बहुत आवश्यक है कि आप अगर 21 पढ़ रहे हैं तो 21 को आपने ध्यान से पढ़ा तो 21 में जो बातें दी गई हैं उसमें जो बातें लिखी गई हैं, क्योंकि इसके इंटरप्रिटेशन क्लोज में ये साफ लिख दिया गया है कि जो विधि होगी वो किस प्रकार की होगी और वो किस प्रकार से बनेगी और उसकी जो प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी। अनुच्छेद 22 उस प्रक्रिया को बता देता है। साथ साथ ये भी बताता है कि जो आर्टिकल 13 है जिसमें आच्छादन वगैरह का सिद्धांत है, तो उसमें ये साफ बताया गया है कि अगर कोई विधि बनेगी तो वो संविधान को ध्यान में रख करके बनेगी। कहीं ऐसा ना हो कि संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करे और वो विधि बन जाए। तो इन तीनों बातों का, हालांकि आर्टिकल 13 जो है वो तो संपूर्ण संविधान पर लागू होता है। कुछ आर्टिकल, एक आर्टिकल को छोड़ दीजिए, जैसे 368 है तो उसको उससे दूर रखा गया है। इसके लिए एक अमेंडमेंट भी हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई उसके लिए। हमारे अनुसूची जो 9 है उसमें बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनको डाल दिया गया है। ये कह के डाल दिया गया है कि ये 13 में जो परिभाषित की गई विधियां हैं, नियम हैं, ये उनके तहत नहीं आती। तो सीधा सा इस इंट्रोडक्शन का यही मतलब है कि अनुच्छेद 21 के जो अधिकार हैं उनको अगर किसी प्रकार से छीना जाएगा तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही छीना जाएगा और वो प्रक्रिया क्या होगी, वो अनुच्छेद 22 के अनुसरण को करेंगी पूरी तरीके से। तो उस अनुसरण में अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो वो 13 के तहत नल एंड वॉइड भी हो सकता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था आर्टिकल 21 और 22 के बारे में। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अगर किसी प्रकार से किसी आर्टिकल के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। धन्यवाद।